आज से ठीक 3 दिन पहले मैंने उन्हें पहली बार देखा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया था। ऐसा लग रहा था कि दुनिया तो हिल ही नहीं रही है। मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। तुम लोग सोच रहे होगे ना कि उनका नाम क्या है। वो कोई लड़की नहीं है, उसका नाम है NFT। भाई रात को नींद आना बंद हो गई मुझे 3 दिन से। क्या बना रहे हो? क्या क्या कुछ भी बना रहे हो? 12-12 साल के लड़के मिलियनेयर बन रहे हैं। मैं 3 दिन से NFT के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ। पहला दिन लग गया मुझे N समझने में, दूसरा दिन F समझने में, तीसरा दिन T समझने में। अतरंगी पतरंगी सी बिल्लियां बेच रहे हो, अतरंगी पतरंगी से मछलियां बेच रहे हो, हैं पैसा कमा रहे हो। भाई क्या ही बना देते हो, कुछ भी। अब आप बोलेंगे कि वो तो सब ठीक है पर NFT होता क्या है, बताओ बताओ। तो NFT का मतलब है नॉन फंजिबल टोकन। बस वीडियो समाप्त। नहीं मजाक कर रहा है, कहीं जाना नहीं, ऑडियंस रिटेंशन कम हो जाएगा। सुनो, तो जो नॉन फंजिबल टोकन है उसमें हम पहले बात कर लेते हैं नॉन की। नॉन का मतलब होता है नॉन, जैसे वेज का उल्टा नॉन वेज, तो नॉन मतलब ऑपोजिट। अभी अगर अमिताभ जी होते तो बोलते क्या कीजिएगा इतने ज्ञान का। फंजिबल का मतलब होता है रिप्लेसेबल। टोकन की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं नॉन फंजिबल की। नॉन फंजिबल यानी नॉन रिप्लेसेबल मतलब जो चीज आप रिप्लेस ना कर सकें, जो आप चीज बदल ना सकें, मतलब उसकी एक आइडेंटिटी यूनिक हो, मतलब उसकी पहचान एक अलग हो। जैसे कि दुनिया में हजारों खूबसूरत लोग हैं, पर दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान कौन? जैसे कि मान लीजिए आपको गेमिंग माउस चाहिए, आप ऑनलाइन देखेंगे आपको हजारों गेमिंग माउस मिल जाएंगे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता आपके पास कौन सा पहुंचता है। पर अगर मेरे पास ये वाला पहुंचा है और मैंने सिर्फ इससे गेम खेला है तो ये मेरे लिए यूनिक है, तो मेरे लिए ये नॉन रिप्लेसेबल या नॉन फंजिबल हो गया। अब बात कर लेते हैं टोकन की। टोकन होते क्या है, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ब्लॉकचेन क्या होती है। मान लीजिए मुझे मेरे फ्रेंड अनुज को 100 रुपए भेजने हैं, तो मैं UPI के थ्रू डायरेक्ट उसके अकाउंट में भेज सकता हूं, पर इसके पीछे एक प्रोसेस होती है। जब मैं वो ट्रांजेक्शन कर रहा होता हूं तो पहले मेरे अकाउंट पे इंफॉर्मेशन जाती है कि भाई इसके पास 100 रुपए हैं या नहीं। बैंक वेरीफाई करता है कि हाँ है। उसके बाद अनुज का अकाउंट वेरीफाई किया जाता है कि इसमें 100 रुपए आ सकते हैं या नहीं। जब वहां से भी वेरीफाई हो जाता है तब जाके ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। बेसिकली बैंक के पास हमारे एक रुपए का रिकॉर्ड होता है या हिस्ट्री होती है। यहां तक समझ आया होगा। अब ब्लॉकचेन का रोल कहां से आता है? तो ब्लॉकचेन ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड है जहां पे थर्ड पार्टी या बैंक का रोल खत्म हो जाता है। वहां पे ट्रांजैक्शन सिर्फ मेरे और अनुज के बीच में दिखाया जाएगा। वो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हर कोई देख सकता है, कहीं से भी देख सकता है, और उस रिकॉर्ड को एडिट या डिलीट नहीं करा जा सकता। अब बात कर लेते हैं कि टोकन क्या है। मान लीजिए अनुज एक आर्टिस्ट है, वो पेंटिंग बना सकता है और सॉन्ग बना सकता है। मान लीजिए उसके दिमाग में आया कि अगर इंटरनेट पे उसने सॉन्ग या पेंटिंग डाल दी तो कहीं से भी कोई भी उस पेंटिंग या सॉन्ग को डाउनलोड कर लेगा, लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि पेंटिंग या सॉन्ग था किसका। तो अनुज चाहता है कि जो पेंटिंग या सॉन्ग उसने बनाया है वो यूनिक रहे, हर किसी को पता हो कि ये किसने बनाया है। तो अनुज NFTs की साइट पे अपनी पेंटिंग और सॉन्ग अपलोड कर देगा। अब वहां से कोई भी इन्हें खरीद सकता है। तो जब ये NFTs की साइट पे सॉन्ग या पेंटिंग अपलोड हुई तो इनको कहा गया टोकन। सिमिलरली टोकन के रूप में कुछ भी हो सकता है, एक फोटो हो सकती है, एक सेल्फी हो सकती है, कोई वीडियो हो सकता है। इनफैक्ट दुनिया की पहली ट्वीट जो कि जैक डॉर्सी ने करी थी वो 2.9 मिलियन से भी ज्यादा में बिकी है। न्यान कैट $6 लाख से भी ज्यादा में बिकी है। NBA के शॉट्स 2 मिलियन से भी ज्यादा में बिके हैं। यहां तक कि इंडोनेशिया के 22 साल के लड़के ने अपनी सेल्फीज का कलेक्शन $1 मिलियन में बेचा है। भाई मजाक चल रहा है क्या? खैर, अब ये ट्वीट, न्यान कैट, NBA शॉट्स, सेल्फीज, ये सब कहलाएंगी टोकन। तो वापस आते हैं स्टोरी पर। अगर अनुज ने वो टोकन अपलोड किया और मुझे उससे खरीदना है तो वो जो भी उसकी प्राइसिंग रखेगा मैं उससे खरीद सकता हूँ, फिर उसको खरीदने के बाद उसे बेच भी सकता हूँ, और ये जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है ये हर कोई देख सकता है। अब बात करते हैं कि टोकन इतने महंगे महंगे क्यों बिक रहे हैं। क्योंकि भाई हुआ है जबरदस्ती, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं जो पेंटर्स होते हैं वो पेंटिंग बनाते हैं लेकिन सबको उसमें खूबसूरती नहीं दिखती, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और वो मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार होते हैं। इसको कह सकते हैं कि अभी बहुत ज्यादा हाइप बनाई हुई है क्योंकि ट्रेंडिंग में है। हाँ, लोगों को फायदे भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने NFT बनाकर कुछ डाला, अब वो चीज लोग जितनी बार भी खरीदेंगे उसमें मुझे रॉयल्टी मिलेगी। अब वो मेरे ऊपर है मैं लूं या ना लूं। अब बात आती है कि जब बैंक नहीं रिकॉर्ड रख रहे हैं तो रिकॉर्ड रख कौन रहा है। अब यहाँ पे ब्लॉकचेन का डार्क साइड है। ऐसे हजारों कंप्यूटर्स है जो कि हर सेकंड हर ट्रांजैक्शन पर नजर रख रहे हैं। उनके पास हमेशा के लिए हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। ये कंप्यूटर चलते हैं इथेरियम पे, और इथेरियम लेता है 33 टेरावाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये उतनी ही मात्रा में बिजली है जो कि सर्बिया जैसे देश के लिए पर्याप्त होती है। ये बिजली आ रही है पावर प्लांट से जो कि फॉसिल फ्यूल्स पर चलते हैं। अब सोचिए कितना ज्यादा फॉसिल फ्यूल NFT के सिर्फ रिकॉर्ड रखने में लग रहा है। ऑब्वियसली ये जो पावर प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ते ही हैं। जब से इथेरियम का यूज होना शुरू हुआ है कुछ ही समय में एटमॉस्फेयर पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा? हम ऐसे ही इंफोटेनमेंट वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट दबा के करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।